चलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडसेट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है, जिसका इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी हो रही है। और ये बिल्कुल फ्री है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास चलता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। यह जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पी हम पादप की बात करेंगे, ज्यादा हम पेड़ पौधे की बात करेंगे इसमें पूरे चैप्टर में। इसमें लैंगिक जनन कैसे हो सकता है इसकी बात करेंगे। इसका हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं इस चैप्टर का। अगर 100 में 100 करना है, मीन 70/70 करना है, क्योंकि 70 नंबर का ही एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो 70 में अगर 70 करने हैं 100% गारंटी के लिए, तो आपको माइंड सेट स्टडी आपको याद रहना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन है स्व परागण। स्व मतलब स्वयं, परागण आप जानते हैं परागण क्या है, तो अभी बताएंगे। स्व परागण मतलब होता है स्वयं से परागित होना, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जब एक ही फूल के, देखो, जब एक फूल में एक ही पौधे के बहुत सारा फूल होते हैं, जिससे सपोज डेट ये पौधा मान लीजिए, इसमें पौधे में बहुत सारा फूल लगेंगे, ठीक है ना। एक पौधा, जिससे ये पौधा है, इस पौधे में यहाँ भी फूल लगा हुआ है, यहाँ भी फूल लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, या इसी जाति के एक और पौधा है यहाँ पे, है कि नहीं। इसी जाति के जब यह पौधा है, तो आप देखो, या तो करेगा स्व मतलब स्वयं, यानी कि अपने पौधा का फूल, एक फूल जो यहाँ से है, ये इसी फूल के इसी कि दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। या हो सकता है कि उसी जाति का, क्योंकि ये जो पौधा है सेम पौधा ये भी है, हो सकता है कि उसी जाति के इस फूल से परागकण निकलकर दूसरे फूल के, मतलब उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। यानी कि कहने का मतलब है, स्व मतलब होता है स्वयं, स्व मतलब होता है स्वयं, बात समझिए। या तो उसी फूल के, मतलब उसी पौधे के दूसरे फूल तक पहुंच रहा है, पौधा ये है, और इसी फूल के एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है, तो पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक, ठीक है ना। पराग कण निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पराग, पराग कण निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पराग कण, ठीक है। पराग कण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। या हो सकता है कि उसी जाति के दूसरे फूल तक, इस पौधे से उस पौधे तक पहुंचे, लेकिन याद रहे इसी जाति क्या होना चाहिए, दूसरे जाति तक नहीं, तो उसे हम स्वपरागण कहेंगे। क्या डिफिनेशन लिखते हैं, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, या उसी पौधे के अन्य पुष्प तक। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझने के प्रयास करना, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण बहुत ईजी, अगर समझने के प्रयास की जाए तो सिंपल, इसमें क्या कहा कि भाई उसी पुष्प के दूसरे, उसी मतलब पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंचेगा, या उसी जाति के दूसरे फूल तक पहुंचेगा, मतलब उसी जाति के पौधा होना चाहिए और एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचे, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है, इस फूल से इस फूल तक पहुंचा, यानी कि एक ही पौधे में हुआ। और अगर इसी जाति का ये पौधा है, तो यहां से यहां तक पहुंचा, क्या पहुंचा, पराग कण निकल के वर्तिकाग्र तक, और इसमें स्वपरागण हुआ, मतलब स्वयं से अपने आप परागित कर लिया, दूसरे पर डिपेंड नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले हमारा टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन हमारे पास जो है, दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप। दूसरे के नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है परपरागण। परपरागण में होता क्या है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प, यानी कि यह पौधा अलग है मेरे प्यारे बच्चों, यह याद रखना, यह पौधा नंबर 1 है, यह पौधा नंबर 2 है, यह पौधा अलग है, यह पौधा अलग है, दोनों दो जाति के पौधे हैं। तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। यह क्वेश्चन ऑलरेडी 2012 के एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों सीधा समझिए, जब एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, लेकिन यह पौधा अलग है, यह पौधा अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे। अब देखो, परागकण पहुंचा कैसे, तो पहुंचने का बहुत सारा उपाय हो सकता है, बहुत सारा प्रकार हो सकता है। कैसे, तो आप जान सकते हो, आप एक कीट के माध्यम से, हो सकता है कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हो सकता है कि पानी जल के माध्यम से, हो सकता है बहुत सारा माध्यम है पहुंचने का। यानी कि यहां तो देखो, आप मधुमक्खी लेके जा रहा है, अब हो सकता है किसी किसी पौधा में हवा लेके जाएगा,
हवा बहेगा यहाँ से उड़ के यहाँ तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि पानी, कुछ पौधा पानी वाला होता है, जल वाला होता है, तो जल के माध्यम से चला जाएगा, जल के अंदर ये पर तैरते तैरते यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। याद रखना, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। और स्वपरागन क्या है, जब उसी पुष्प के दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंचता है, यानी कि उसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के, यानी कि उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंचता है, तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कीट परागन क्या है, इसकी विशेषता क्या है। अब देखो, अभी आपको जस्ट बताया मैंने कि जो परागन हो सकता है वो कीट के माध्यम से हो सकता है, कीड़ा के माध्यम से, हवा के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, बहुत माध्यम से हो सकता है जिससे आपको परागन होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ऐसे नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी पूछा भी गया पहले। क्वेश्चन कहता है कि कीट परागन क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हमें उन पुष्पों को जिसमें कीट द्वारा परागन होता है उसे हम कीट परागन कहते हैं। सपोज डेट एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से। अब कीट कौन सा है, अब कीट बहुत सारा हो सकता है कि नहीं। यानी कि इस पुष्प से पराग निकला, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, लेकिन कैसे पहुंचा, कीड़ा के माध्यम से। तो जिस पुष्प में परागन कीट के माध्यम से होता है, कीड़ा के माध्यम से होता है, उसे हम कीट परागन कहेंगे। सिंपल डिफिनेशन। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और पूछी जा रही है कि भाई आप, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है कि कीट परागन आपने बता दिया, लेकिन इसके लिए आपको एक ही नंबर देंगे। एक नंबर और बताइए आगे इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो कैसे पता करेंगे कि भाई ये कीट परागन है। भाई तो कीट परागन के लिए देखो, कीड़ा कैसे पौधा पे बैठता है, जिस पर ज्यादा सुगंध हो, यानी कि सुगंध हो ज्यादा, ठीक है ना, सुगंध ज्यादा होना चाहिए, साथ में वो पूरा एकदम चटकदार, एकदम रंगीन, रंग बिरंगी होना चाहिए, रंग बिरंगी होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए, बिरंगी होना चाहिए, ऐसा कि मतलब उस पर कीड़ा उड़ा जाकर बैठे जो, और साथ में उस पर सुगंध होना चाहिए या सुगंधित होना चाहिए, है कि नहीं। ये सब होगा, उस पर कीड़ा जाकर बैठेगा। कीड़ा क्यों बैठेगा, क्योंकि उस पर आकर्षित होगा। हम आप लोग कहीं दुकान जाते हैं मिठाई खरीदते, तो मिठाई कहाँ, चाहे आप मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, तो सब्जी जो फ्रेश नजर आता है, जो पूरे एकदम बढ़िया रहता है, फ्रेश टाइप का, उसके पास जाते हैं कि नहीं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। उसी तरह से कीड़ा हर पौधा पर थोड़ी बैठ जाएगा, उसी पर बैठ जाएगा जिसपे सुगंध हो, ज्यादा फूल हो, क्या सुगंध होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। तो इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहली विशेषता देखिए, देखो यहाँ पे अकेला पुष्प बड़ा और रंगीन होता है। याद रखना, अकेला पुष्प जो होता है बड़ा और क्या होता है, रंगीन होता है। छोटे पुष्प एक साथ मिलकर एक बड़े पुष्प का समान रचना बनाते हैं, जैसे सूर्यमुखी। देखो सूर्यमुखी के अगर पौधे आपने देखा होगा, तो सूर्यमुखी में कुछ इस प्रकार से होता है, आपने पता भी होगा कि सूर्यमुखी जो होता है छोटे छोटे फूल होता है, इसमें छोटे छोटे फूल करके एक बड़ा फूल बनता है ना। तो ही कहता है, और एक प्रकार का बहुत बड़ा फूल बनाता है जिससे रंगीन नजर आता है। तो ही कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, अनेक अनेक पुष्प बड़ा और रंगीन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अकेला जो होता है, अकेला पुष्प जो होता है बड़ा और रंगीन होता है। छोटे पुष्प एक साथ मिलकर एक बड़े पुष्प के समान रचना बनाते हैं, जैसे सूर्यमुखी क्या, छोटे छोटे पुष्प मिलाकर एक बड़ा पुष्प बनाता है। ठीक है, पहला विशेषता। दूसरी की विशेषता है कि यहाँ पे फूल सुगंधित होनी चाहिए। मैंने पहले क्लियर किया कि फूल भाई सुगंधित होनी चाहिए, फूल सुगंधित होनी चाहिए, और इसमें कीट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन विद्यमान होना चाहिए। जो कीट किस पर बैठेगा, उसी पर बैठता है जिसमें उसके लिए खाने के लिए, पानी पीने के लिए उस पर व्यवस्था हो, यानी कि उसमें भोजन की पूरा भरपूर मात्रा हो। क्या हो, भोजन विद्यमान मतलब उपस्थित होना चाहिए, तब ना कीड़ा बैठेगा। अगला पॉइंट है, यहाँ पे परागन बड़े मोटी मोटी शक्ति वाला तथा उसकी सतह पर, यहाँ पे सतह पर निकले कांटे की तरह संरचना होना चाहिए। एक और चीज भाई, परागन सिंपल है कि जो पुष्प में परागन कीट के माध्यम से होता है, तो कैसे, कीट तो सिंपल है भाई, तो उसमें कांटेदार होना चाहिए। सीधा है कि परागकण बड़े मोटी शक्ति का होना चाहिए, क्या है कि उसके ऊपर बैठा हो, उसकी पत्ती पर, उसके फूल पर परागकण निकल के बैठा हो, ताकि उस पर जब कीड़ा बैठे तो कीड़ा के डंक में, कीड़ा के मुंह में, चाहे कीड़ा के गोड़ हाथ पैर में वो सट जाए, और वो मोटी चतरी मोटी शक्ति यानी कि सट जाए, और सटे ऐसा कि वो हटे ना। अब कीड़ा तो घूमे घूमे जाता है, और घूमते घूमते फिर
उससे मतलब दूसरे फूल पर जाके बैठ जाएगा, तो उसके पैर से, उसके मुंह से, उसके पास वो कुछ खाएगा तो उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा और उसमें परागन हो जाएगा, है कि नहीं? तो यह इसकी विशेषता होती है कि कीट परागन की। तो समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिए, माइंड सेट याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, माइंड सेट स्टडी, ठीक है ना, माइंड सेट स्टडी, माइंड सेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। डेली मैं क्लास दे रहा हूं, इस पर जरूर आने के प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन कहा कि वायु परागन, वायु मतलब आप सब हवा परागन, हवा के माध्यम से, हवा मतलब वायु, ठीक है ना, वायु परागन। वायु परागन की जो पुष्प होता है उसकी विशेषता क्या है? तो वह विशेषता यह बहुत भड़कीले नहीं होते हैं। क्या है कि देखो, वायु परागन जो जिससे जब कीड़ा के माध्यम से, जल के माध्यम से नहीं हो पाता है, तो चलता है चलो हवा के माध्यम से हो जाएंगे। अब एक पुष्प यहाँ पे है, एक पुष्प यहाँ पे है, ठीक है ना, एक पुष्प यहाँ पे है, एक पुष्प दूसरे जगह है, दूसरे जगह है, और इस पर ना कीड़ा के माध्यम से हो रहा है, ना जल के माध्यम से, ना कोई आदमी कराने का प्रयास कर रहा है। तो इसके पास यहाँ से पराग कर निकल के इसके पास पहुंचेगा कैसे? बात यहाँ है। तो कहता है हवा, तो हवा जब बहेगी, हवा जब चलेगी, ठीक है ना, तो हवा जब चलेगी तो क्या होगा? तो यह पुष्प कैसे होते हैं? हवा तो ये सोच के बहेगा कि भाई इस पर जाकर हवा मारेगा कि ये भड़कीला होना चाहिए तब ये मारेंगे, नहीं। ये ऐसे पुष्प होते हैं जो भड़कीले नहीं होते, मतलब देखने में बेकार होता है, जिसको कोई आदमी पूछता नहीं है, जिसको कोई आदमी पूछता नहीं है, जिससे हवा के माध्यम से हो जाता है, ठीक है ना। तो यह पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं, इसमें सुगंध का अभाव होता है, भाई ये महकता भी नहीं है, इस सुगंध नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता है। यह प्राय छोटे छोटे आकार का होता है, बहुत छोटी छोटी होता है आकार का, ठीक है ना। अब ये पराग कण की संख्या अनगिनत होती है। यहाँ पे एक चीज समझिए, अनगिनत क्यों कहा? देखो सिंपल है कि जब हवा बहेगी इससे पराग कण निकलेगा, अब पराग कण निकलेगा, हवा इतना, जब आंधी बहेगा तो पराग कण क्या करेगा? वो पराग कण चारों हवा में पूरा छितरा जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो चारों तरफ फैल जाएगा, और उसके लपेट में एक को दूगो, अगर एक दो भी अगर जाकर हवा इस पर गिर गया, क्या है कि सिंपल आप ही सोचो, हवा के माध्यम से कोई चीज भेजेंगे तो कहां जाके गिरेगा कोई पता है? तो इसकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि भाई एक ना एक जाके इस दूसरे पौधा पर जाकर गिरबे करेगा, और एक को गिर गया तो उसका परागन हो गया। तो इसकी अनगिनत संख्या होती है। कुछ पौधे जैसे चीर में परागन पंख द्वारा होता है, ठीक है। ये कुछ पौधे हैं जिसमें वायु द्वारा परागन होते हैं, और वायु परागन की विशेषता आपकी ये है। और बहुत इजी क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और याद रहे, माइंड सेट स्टडी पे आपको हर साल, मतलब आज इस बार तो पहली बार इस चैनल को बनाए हैं, तो हम केकेजी क्लासेस से हैं, आपको पता ही होगा कुंदन सर, जो आपको उस पर क्लासेस डेली दे रहे हैं, लाइव क्लासेस। तो इस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लास ले रहा हूँ, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट। मैं यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ एमवीवीआई का, एमवीवीआई का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मैं क्लास ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्य फल क्या है? सत्य मतलब सत्य फल क्या होता है? जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है। जब भी कोई फूल का, देखो फूल में होता है एक पुंकेसर, एक स्त्री केसर होता है। पुंकेसर जो होता है, आगे पढ़ाएंगे पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है ये नर जनन भाग होता है, ये नर जनन भाग होता है, जनन भाग होता है, ठीक है, नर जनन भाग। और स्त्री केसर जो होता है ये स्त्री जनन भाग होता है, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर, तो पुंकेसर जो होता है वो नर जनन, तो यहाँ पे स्त्री केसर में क्या होता है? अंडाशय। तो ये कहा, जब कोई भी फूल या कोई भी पौधा कि केवल अंडाशय, केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, फल के रूप में बनता है, तो उसे हम सत्य फल या अर्थात फल भी कहते हैं। इसे कौन सा फल कहते हैं? सत्य फल कहिए या यथार्थ फल भी कहिए, कह सकते हैं। याद रखना, जब फूल के केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होते हैं, इस तरह के फल के क्या कहते हैं? यथार्थ फल या सत्य फल कहते हैं। एक क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धैर्य रखना। अगले क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीट फल, यहाँ पे कुट फल या आभासी फल क्या है? देखिए कुट फल क्या है, आभासी फल क्या है? देखो आभासी फल की बात करें तो देखो सिंपल, कुछ पौधे जैसे सेब और अखरोट, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आदि में फल की रचना में पुष्पासन या यहाँ पे बाह्यदल पुंज की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। जैसे कि सेब में देखा जाए तो ये देखो, सेब में कुछ इस प्रकार के अंदर में रहता है, जहां पे बीज रहता है कि नहीं? बीज रहता है,
है कि नहीं, बीज रहता है। तो ये क्या, कुछ पौधे जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि फल में क्या होता है, फल की रचना में यहाँ पे पुष्पासन या बाध्य, यहाँ पे बाध्य दलपुंज की महत्वपूर्ण भागीदारी होता है, और इस प्रकार के फल को कूट फल या आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल में क्या है, जो सेब है, आपसे पूछेगा आभासी फल के उदाहरण बताइए, तो आराम से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आभासी फल कौन कौन है। ठीक है, सेब है, अखरोट है, स्ट्रॉबेरी, सब आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके जो पुष्पासन होते हैं, पुष्पासन किसका खाया, और एक और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पुष्पासन खाने वाला कौन सा है, तो सेब, सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, याद रखना ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, सेब का हम पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। मैंने पहले ही क्लियर किया कि स्वपरागन में जो होता क्या है, परपरागन में क्या होता है। स्वपरागन में जो होता है, एक ही पुष्प के नर और मादा जनांगों के बीच अथवा उसी पुष्प में होता है, यानी कि सीधा स्वपरागन में नर और मादा जनांगों के बीच अथवा उसके पौधे, यानी कि उसी पौधे में पुष्पासन होते हैं, या पुष्पों में होता है। इसमें देखो एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होता है स्वपरागन में, लेकिन परपरागन में क्या होता है, परपरागन दो अलग अलग पुष्प के नर और मादा जनांगों के बीच अथवा दो पौधे दो क्या कहा, दो पौधे के दोनों पुष्पों में होता है। ये दोनों पौधे के अलग अलग पुष्प में होता है, उसे परपरागन कहते हैं। एक और विशेषता ले लेते हैं, इसके अंतर ले लेते हैं। स्वपरागन के लिए पुष्पों का रंगीन, चमकदार, बड़ा, आकर्षक होना आवश्यक नहीं, क्योंकि स्वयं से करना है भाई, दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहना है। तो हम खराब रहे चाहे निमन रहे, खुद से बनाना है, इसके लिए उसको आकर्षित होना, चमकदार होना, सुगंधित होना आवश्यक नहीं है। लेकिन पर परागण मतलब दूसरे के माध्यम से होगा, तो इसको रंगीन होना, चमकदार होना, बड़ा और आकर्षक होना आवश्यक है, क्योंकि डिपेंड दूसरे पर है। जब अपने आप को अच्छा रहेगा तब नहीं इसको मदद करेगा कोई। तीसरा का पॉइंट है, स्वपरागन के लिए उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प का होना आवश्यक है। स्वपरागन के लिए उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प का होना आवश्यक है, क्योंकि द्विलिंगी मतलब इसमें दो लिंग होना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों होना चाहिए। लेकिन पर परागन के लिए ऐसा नहीं है, पर परागन के लिए उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भाई दूसरे पर निर्भर है कि नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागन और पर परागन में अंतर कहेंगे। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, मोनोकार्पिक फल क्या है। देखिए वैसे फल, यानी कि वैसे फल जो अपने जीवन काल में, केवल अपने जीवन काल में, याद रखना, अपने पूरे उम्र में एक बार ही फल देता है, एक बार ही क्या पुष्पासन देता है, फल देता है, याद रखना, फल देता है, ठीक है ना, एक बार ही फल देता है। तो मोनोकार्पिक फल उस फल को कहा जाता है जो मोनोकार्पिक पौधे, अर्थात जो पौधे एक बार फल देकर मृत हो जाता है, जैसे कि केला। यानी कि केला की पौधा ऐसा है जो एक बार फल देता है उसके बाद मृत हो जाता है, उसे मोनोकार्पिक फल कहेंगे। तो मोनोकार्पिक फल वैसे फल होते हैं जो अपने जीवन काल में एक बार फल देकर वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसे हम मोनोकार्पिक। और सबके डेट मेंशन किया गया बगल में मेरे प्यारे बच्चे, इस पर ध्यान दे जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन, और माइंड सेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं चार पौधे का नाम जंतु सहित लिखिए। यानी कि जंतु सहित कुछ ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें परागन होता है। सबसे पहला यहाँ पे प्राइमूला, प्राइमूला में, इस पौधे में परागन मधुमक्खी द्वारा होता है। प्राइमूला एक पौधा का नाम है जिसमें मधुमक्खी के द्वारा परागन होता है। एक है बेसिकली यहाँ पे अक्का, अक्का या यहाँ पे इंडफिल, अक्का या इंडफिल एक प्रकार का पौधा है जिसमें परागन जो होता है यहाँ पे किसके माध्यम से होता है, तो प्रेनुब नामक जीवाणु के माध्यम से होता है। ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, प्रेनुब नामक जीवाणु के माध्यम से किसमें होता है, अक्का या इंडफिल में होता है। अगला हमारा पौधा का नाम है यहाँ पे मर्कमिको, याद रखना, मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली एक पौधा जिसमें चीटी जो होता है ना, चीटी एंट, उसके माध्यम से परागन होता है। अगला है यहाँ पे मेलकोफिल्स जो होता है, इस पौधे में जो होता है घोंघा के द्वारा परागन होता है। तो कुछ ऐसे पौधे जैसे कि यहाँ पे प्राइमूला जिसमें मधुमक्खी के द्वारा परागन होता है, अकला यानी कि इंडफिल जो होता है जिसमें हम यहाँ पे प्रेनुमा के नामक जीवाणु तो उसके माध्यम से होता है। वहां पे मर्कोफिली एक प्रकार का पौधा जिसमें चींटी के माध्यम से परागन होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सब क्वेश्चन। अगला हो सकता है यहाँ पे मार्कोफिल्स जो होता है उसमें बेसिकली यहाँ पे घोंघा के माध्यम से परागन होता है। घोंघा आपने देखा भी होगा, है कि नहीं।
अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, सबका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और यह जो चैनल बनाया गया केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि थ्योरी आपको केकेजी क्लासेस में चलता है और यह बेसिकली आपको माइंड सेट स्टडी है, बस माइंड में सेट करना है और इससे आपको 400 प्लस करना है। पूरे जानकारी वाला पढ़ना है तो केकेजी क्लासेस, और जेवर केवल आपको बोर्ड लेवल पढ़ना है, 450 प्लस के लिए पढ़ना है तो आपको शिक्षा क्या बोलते हैं, माइंड सेट स्टडी। अगले क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन है, जल परागन पर सिर्फ टिप्पणी लिखे। जल परागन, देखो जिसमें परागन जिस पौधे या जिस पुष्प में, जिस पौधे या पुष्प की बात करें, पौधे या पुष्प की बात कर ले, परागन जो होता है जल के माध्यम से होता है तो उसे हम जल परागन कहेंगे, है कि नहीं। सिंपल कहा गया, जल परागन में परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक कैसे पहुंचता है, जल के माध्यम से पहुंचेगा। यानी कि सिंपल एक पुष्प का परागन दूसरे पुष्प तक कैसे पहुंचेगा, जल के माध्यम से पहुंचेगा, तब ना उसे जल परागन कहेंगे। यानी कि यहाँ पे एक पुष्प है, जल के अंदर बहुत पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प यहाँ पे है, ठीक है ना, और जल के अंदर तो कौन लेके जाएगा, तो इसके परागकण निकलेगा, परागकण याद रखना, परागकण, परागकण निकलेगा, परागकण यहां तक कैसे पहुंचेगा, जल के माध्यम से। तो जल परागन में क्या होता है, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जल के माध्यम से पहुंचता है तो उसे हम जल परागन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन आप बोला टॉप 10 क्वेश्चन था सर, ये तो ज्यादा हो गया। अरे भाई ज्यादा देखो, हमारे मकसद रहता है 2-4 ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पुंकेसर में स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। देखो पुंकेसर और स्त्री केसर होता क्या है, देखिए पुंकेसर फूल का नर जनन भाग होता है, याद रखना, यह बेसिकली पुंकेसर है जो नर जनन भाग है, और स्त्री केसर जो होता है मादा जनन भाग होता है, मादा जनन भाग होता है, जिससे कि आपको देख सकते हैं ये आपका स्त्री केसर है, ठीक है ना, ये मादा जनन भाग है या नर जनन भाग है। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल पूछता है नामांकित चित्र बनाना है तो चित्र बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत समय हम कम लेने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कहा, ये क्वेश्चन कहा क्या, देखिए चलिए समझते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कहा कि यहाँ पे कदम में किसके द्वारा परागण, कदम, आपने कदम का पौधा पौधा देखा होगा, कदम, जो कदम लोग पाकता है तो खाता भी है कदम, इस तरह के वो फूल देते हैं, तो इसमें परागण कैसे होता है, तो कदम में, कदम के फूलों में परागण मधुमक्खी, तितली और चींटियों द्वारा होता है। इस यह फूल थोड़ा भड़कीला होता है, इसमें मधुमक्खी बैठ जाते हैं, चींटी आके बैठ जाता है, तितली आके बैठ जाता है भाई, क्योंकि कदम का फूल जो होता है थोड़ा भड़कीला टाइप का होता है। तो कदम के फूल में परागण कैसे होता है, तो कदम के फूलों में परागण जो होता है मधुमक्खी, तितली और चींटियों द्वारा होता है। सिंपल डिफिनेशन है, क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यहाँ पे विपूषण से आप क्या समझते हैं, विपूषण क्या होता है, विपूषण क्या है, क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। तब विपूषण की प्रक्रिया में पराग कोष को काट कर अलग कर दिया जाता है। सबसे पहला विपूषण क्या है, तो विपूषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें पराग कोष को काट कर अलग कर दिया जाता है। सबसे पहला इसमें क्या कहता है, पराग कोष को काट कर अलग कर दिया जाता है। अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं प्राप्त किया तो 91, 17 और 82, 30, 62 पर कंटेक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, और विषय का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लेना, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है विपूषण की प्रक्रिया में, क्या होता है पराग कोष को काट कर अलग कर दिया जाता है। अगला हमारा पॉइंट ये लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया पुष्प पुष्प की कली अवस्था में ही होता है। और एक और चीज, जब पराग कोष को कब काटा जाएगा, जब वो कली रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो नहीं काट सकते, तो कली अवस्था में उसको काटा जाता है। साथ में विपूषण की प्रक्रिया में यहाँ पे एस्टोमेन की, यहाँ पे चिमटी की मदद से निकाला जाता है। एस्टोमेन की जो चिमटी होता है, चिमटी के माध्यम से उसको निकाला जाता है। तो विपूषण क्या क्या समझते हैं, तो विपूषण क्या प्रक्रिया है जिसमें पराग कोष को काट कर अलग कर दिया जाता है, और यह प्रक्रिया वहां पे पुष्प की कली अवस्था में ही की जाती है। 2 ही पॉइंट लिखोगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आगे ज्यादा जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है, आप लोग प्राप्त जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको पूरे पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त हो जाए, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, जैसे मन करो वैसे ले सकते हो आप। अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, भ्रूण पोष की घटक कोशिकाएं के नाम बताइए। तो भ्रूण पोष के 3 घटक कोशिकाएं हैं, जिसमें अंडे कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं और द्वितीयक केंद्रक है। सबसे पहला पॉइंट है अंडे कोशिकाएं, याद रखना अंडा कोशिकाएं, अंडा कोशिकाएं पॉइंट बाय लिख सकते हैं। दूसरा में आप लिख सकते हैं यहाँ पे सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं।
तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक याद रखना, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक। आप बोलोगे तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है जो मैं पढ़ाता हूं, मैं ऐप पे भी पढ़ाता हूं, तो आप डिजिटल बोर्ड के साथ भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे होता क्या है, समय तंग ज्यादा लगता है, समय की बर्बादी, इस पे फ्रेश नजर आता है, ठीक है। बोलोगे तो कोई दिक्कत है, आपकी मर्जी, जैसे कहोगे वैसे हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए बस। समझ में आ गया। भ्रूण पोष के घटक कौन है, क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है गुरु, यहाँ पे गुरु युग्मक जनन क्या है, एक क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो गुरु युग्मक जनन होता क्या है। बात करें गुरु युग्मक जनन की, तो गुरु युग्मक जनन पौधे में मादा युग्मक, वहां पे युग्मतोभिद के विकास की प्रक्रिया है। याद रखना, गुरु युग्मक जनन जो होता है वह गुरु युग्मक जनन पौधे में, क्या कहा, गुरु युग्मक जनन पौधे में मादा युग्मो, वहां पे युग्मकोभिद के विकास की एक प्रक्रिया है, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु भ्रूण थैली में विकसित होकर मादा युग्मक बनाता है। यहाँ पे शब्द हुआ यूज, याद रखना, गुरु बीजाणु, कहाँ पे बीजाणु पौधे में मादा, मादा युग्मक भिद के विकसित की प्रक्रिया क्या है, तो सिंपल कहेंगे विकसित की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक, यहाँ पे गुरु युग्मक जनन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु भ्रूण, यहाँ पे भ्रूण थैली में विकसित होकर मादा युग्मक बनाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आप याद कर पाओगे अच्छे से। तो हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि बस आपको रटवाना है, मेरा मकसद ये भी रहता है कि समझाना भी है। अगले क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी को संरचना वर्णन करें। संरचना के माध्यम से वर्णन करना है लघु बीजाणु धानी की संरचना के माध्यम से। तो लघु बीजाणु धानी जो होता है पुंकेसर के प्राक कोश से विकसित होने वाला एक संरचना है। सीधा समझिए, लघु बीजाणु जो होता है, लघु बीजाणु धानी जो होता है क्या है, पुंकेसर के प्राक कोश में विकसित होने वाला एक प्रकार की संरचना है। क्या है, विकसित होने वाला एक प्रकार की संरचना है, ठीक है, संरचना है। और इसे हम बेसिकली वहां पे माइक्रोस्कोरियम भी कहते हैं, इसको माइक्रोस्कोरियम भी कहते हैं। और यह पौधा प्रजनन अंगों में होता है। और ये क्या होता है, पौधे के प्रजनन अंगों में पाया जाता है। पौधे का जो प्रजनन अंग इस प्रकार की इसमें भीतर पाया जाता है, बेसिकली यहाँ पे लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी क्या होता है, इसको समझिएगा। लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं, तो लघु बीजाणुधानी जो था पुंकेसर के प्राक कोश में विकसित होकर एक संरचना बनाती है, और इसे हम गीमा भी कहा जाता है। और यह पौधा केवल यहाँ पे कहाँ पाया था, पौधे के प्रजनन भाग में पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर आपसे क्वेश्चन जो कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहाँ पे द्विनिषेचन की व्याख्या करिए। क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया द्विनिषेचन क्या है। तो आवृत्ति विधि पौधे में द्विनिषेचन एक अद्वितीय निषेचन प्रक्रिया है, जहां एक नर युग्मक अंड कोशिका और दूसरे नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर क्रमशः युग्मज और भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। इसे द्वितीय निषेचन, यहाँ पे द्विनिषेचन कहते हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि द्विनिषेचन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया द्विनिषेचन, तो द्विनिषेचन की बात होती है तो सीधा आप कह सकते हैं कि आवृत्ति बीजी पौधे में द्विनिषेचन एक अद्वितीय निषेचन प्रक्रिया है। क्या, द्विनिषेचन जो है एक अद्वितीय निषेचन प्रक्रिया है, जहां एक नर युग्मक, क्या कहा, एक नर युग्मक, याद रखना, एक नर युग्मक अंड कोशिकाएं से, क्या कहा, अंड कोशिकाएं से दूसरे नर युग्मक क्या द्वितीय केंद्र से मिलते हैं, मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं, दो चीज बनाता है, एक युग्मज बनाते हैं और एक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं और इसका निर्माण करते हैं। तो भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है, बीजांड को परिभाषित करें। बीजांड क्या है, तो बीज पौधे की मादा प्रजनन संरचना है। जो बीजांड यानी कि बीज की बात करते हैं, बिया, ठीक है ना, बीज क्या है, ये बेसिकली मादा जनन, वहां पे मादा जनन भाग है। तो बीज पौधे का मादा प्रजनन संरचना है, जहां मादा युग्मोभिद विकसित होकर और बाद में बीज बन जाता है। सबसे पहले मादा युग्मक भिद बनाता है, विकसित होता है, विकास करता है, वहां पे डेवलप करता है, फिर उसको क्या करता है, उसमें बदल देता है। तो सिंपल कहा, विजांड को प्रभावित करना है। तो विजांड क्या है, तो सीधा समझ सकते हैं, विजांड क्या है, मादा प्रजनन संरचना है, जहां मादा युग्मकोभिद
विकसित होता है और जो बाद में बीज में बदल जाता है। और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। यह जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का, क्लास 12 के बायोलॉजी का। और अभी तक आपने क्लास या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त नहीं किया है तो इस नंबर पर कंटेक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये 91 17 82 30 62 है, 82 30 62, ठीक है ना। 91 17 82 30 62 पे आप लोग संपर्क कर लेना। ऑल विषय का आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर, ऐसे बोलोगे इंपॉर्टेंट सब अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेने के प्रयास करना। और ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पूरे क्लासेस देंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।